आज की कहानी उन लड़कियों के लिए जो बिना कुछ सोचे समझे अपने माँ बाप की पगड़ी उछाल कर भाग जाती हैं। इसीलिए ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि तुम्हारे माँ बाप की गर्दन समाज में झुक जाए। मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी। मेरे सामने की सीट पर एक लड़की बैठी थी। उसने मुझसे पूछा, हेलो आंटी, क्या आपके पास मोबाइल का सिम निकालने की पिन है? उसने बैग में से एक फ़ोन निकाला। वो नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने बैग से पिन निकालकर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स बोलते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी। कुछ ही देर के बाद वो फिर से इधर उधर देखने लगी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ लिया, कोई प्रॉब्लम है बेटा आपको? वो बोली, आंटी मेरा सिम स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैंने उससे फ़ोन मांगा। मैंने देखा कि उसकी सिम एक्टिवेट नहीं हुई है। मैंने कहा, बेटा थोड़ी देर में हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगी। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, बेटा आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव होती है। जिस नाम से ये सिम ली गई है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ली जाएगी, वो आप बता देना। मैंने लड़की को समझाया, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मुझे लगा इससे उस लड़की को काफ़ी टेंशन हो रही थी। मैंने बड़ी ही सरलता से कहा, आपको कहीं कॉल करना हो तो मेरा फ़ोन है, आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। लड़की ने कहा, जी थैंक यू आंटी, लेकिन अभी नहीं। लेकिन ये सिम किस नाम से खरीदी गई है, मुझे तो ये पता ही नहीं है। मैंने कहा, एक बार इसे एक्टिव हो लेने दो, उसके बाद जिसने आपको ये सिम दी है उसी के नाम से होगी, उससे पूछ लेना। उसने कहा, ओके आंटी, कोशिश करते हैं। मैंने उससे पूछा, बेटा आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप आंटी? लड़की ने मुझसे पूछा, दिल्ली ही जा रही हूँ बेटा, एक दिन का काम है, मैं कल ही वापस आ जाऊंगी। आप दिल्ली में ही रहते हो? लड़की बोली, नहीं आंटी, दिल्ली में मेरा कोई काम नहीं, ना ही मैं वहाँ किसी को जानती हूँ। वो बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ और दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए मैं आज़ाद। लेकिन किस तरह की कैद से? मुझे फिर जिज्ञासा हुई, किस कैद में थी ये लड़की? वो बोली, उसी कैद में जहाँ घर वाले कहीं शादी कर लो, जब जैसा कहें वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ, मगर अपनी हैरानी को छुपाते हुए मैंने पूछा, अकेली भाग रही हो तुम? उसके साथ मुझे कोई नज़र नहीं आया। वो बोली, अकेली नहीं आंटी, मेरे साथ में कोई है। मैंने क्वेश्चन किया, कौन है? उसने कहा, दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो मुझे मिल जाएगा और उसके बाद हम दोनों किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, तो ये प्यार का मामला है? उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुई। बोली, वाह, कैसे और कब? वो मेरे से बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कैसे, कब, कहाँ, वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? उसने बहुत होशियारी से जवाब देते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, माँ, भाई, बहन या कोई भी। ये भी हो सकता है कि बहनें ना हो, ये भी हो सकता है कि भाई ना हो, दो चार गुस्सा करने वाले बड़े भाई हों। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकती? कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, मैं आपको क्यों बताऊं? लेकिन वो बड़ी ही बातूनी लड़की थी। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफ़ी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफ़ी उठाई और पूछा, कितने साल की हो गई हो तुम? वो बोली, 18 साल की। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है तुम्हारी। वो हंसी। हम दोनों कुछ ही देर में काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे, जैसे बहुत पहले से जानते हों एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 45 साल है।
यानी मैं तुमसे 27 साल बड़ी हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा। लग तो नहीं रही आंटी आप। मैं मुस्कुरा दी। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भाग कर आई हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा भी नहीं लगते। इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी है। खुद की तारीफ सुनकर वो बहुत खुश हुई। बोली, मुझे मेरे लवर ने पहले से ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना। और मैं वही कर रही हूँ। मैंने फिर चुटकी ली और कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसी अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की सलाह नहीं दी? उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वो भूल गया होगा ये बताना। मैंने उसके लवर की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम और मोबाइल दिया, 3 ट्रेनें बदलवाई ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। ही इज़ वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने खुश होते हुए हामी भरी। हाँ आंटी, वो बहुत टैलेंटेड है, उसके जैसा कोई नहीं है। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं। एक बेटी है 18 साल की और एक बेटा है 11 साल का। ये देखो उनकी तस्वीरें। मेरे फ़ोन पर बच्चों की तस्वीरें देखकर उसके मुंह से निकल गया, सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि ये जब पैदा हुई तब मैं जॉब में थी, लेकिन अपनी बेटे के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और अपने शहर के आसपास में ही काम करने लगी। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ी? मैंने कहा, बच्चे को जब मैंने पहली बार गोद में उठाया तो ऐसे लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। मैं शहर से दूर नौकरी करती थी, लेकिन अब मैं अपने शहर में ही काम करती हूँ। इधर बच्चे का बचपन खर्च होता रहे, उधर मैं पूरी दुनिया कमा लूँ, तब भी घाटे का सौदा है। मेरी 2 टके की नौकरी, बचपन उसका लाखों का। उसने पूछा, क्या आप अपनी फैमिली को साथ नहीं ले जा सकते? मैंने कहा, काफ़ी टेक्निकल मामलों से गुजर कर एक लंबे समय के बाद रख सकते हैं। उस वक्त ये मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से एक को चुनना था और मैंने अपने परिवार को चुना। अपनी बेटे को बड़ा होते देखने के लिए मैं अपने शहर में वापस आ गई। लड़की ने कहा, वेरी इम्प्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगी। लड़की ने पूछा, अच्छा आपने तो लव मैरिज की थी ना? फिर आप भागकर कहाँ गई, कैसे रही और कैसे गुजरा वो वक्त? उसके हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था कि ये लड़की लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम छोटी बहन सी। मैंने उसे बताया कि हमें भागकर शादी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और यह भी है कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था? लड़की ने पूछा। लेकिन क्यों? पूछा। मैंने कहा, रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, मेरी जाति, मेरा काम या फिर मेरा परिवार। बिल्कुल सही, लड़की ने हामी भरी और आगे पूछा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया। मेरे प्रेमी ने मुझे कहा कि चलो भाग चलते हैं, लेकिन मैंने 2 टूक मना कर दिया। वो 2 दिन तक लगातार जोर देता रहा कि भाग चलते हैं, लेकिन मैं मना करती रही। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़ों में लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की पूरे कुल की इज्जत खत्म करके भाग जाती है। भगाने वाला लड़का अपने दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन इसके अगेंस्ट जो लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है वो उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर चाहे 60 साल की बूढ़ी भी क्यों ना हो जाए, तब भी जवानी में किए उस कांड का कलंक उसके माथे से नहीं मिटता। मैं मानती हूँ कि लड़का लड़की को तोलने का ये दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में है तो यही। ये नज़रिया गलत है, मगर सामाजिक नज़रिया यही है। वो अपने नीचे का होंठ दांतों के तले पीसने लगी। उसने पानी की घूंट पी। मैंने कहा, अगर मैं उस दिन उसके साथ भाग जाती तो मेरी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी तक ना पीती। इसलिए मेरी हिम्मत ना हुई कि ऐसा काम करूं।
मैं जिसे प्रेम करूं उसके माँ बाप, मेरे माँ बाप की समाज में कोई इज्जत ना रही। चाहे शादी हो चाहे ना हो, कोई बात नहीं। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि मेरी सगाई कहीं और कर दी गई। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। मैं और मेरा मंगेतर आपस में बात भी करने लगी फ़ोन पर। लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी, उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज। परिवार में सबको सोने से बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, सास और ननद को नेकलेस दो, वगैरह वगैरह। बोले, हमारे यहाँ रीत है। लड़का भी इस रीत की अदायगी का पक्षधर था। वो सगाई मैंने तुड़वा डाली, इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरी शादी उससे हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों में मैं खुश नहीं रह सकती थी और ना ही मेरा परिवार ऐसा चाहता था। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझा कर मेरा प्रेमी फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गई, वरना वो गलत लोगों में आप फंस जाते। मैंने कहा, जरूरी नहीं कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत हो सकता है। काम की बात यहाँ ये है कि कौन ज़्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट पिया और मैंने भी। लड़की ने तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें कभी भी ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति, वो सबसे सही है। बुरा मत मानना। मैं कहना चाहूँगी कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं हैं। ना ही तुम्हें इश्क का सही मतलब पता है। अभी उसने पूछा, क्या है इश्क का सही अर्थ? मैंने कहा, तुम प्रेम में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, ये सच्चा प्रेम है। तुम्हारे दिमाग पर जोर नहीं, ये इश्क है। फ़ायदा नुकसान नहीं सोचा, ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी की फितूर से बिल्कुल खाली था। उस खाली जगह में प्रेम का फितूर भर दिया गया। यानी तुम जिसके साथ जा रही हो वो इश्क में नहीं, बल्कि होशियारी, हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता, 3 ट्रेनें नहीं बदलवा पाता, उसका दिमाग इतना काम कर ही नहीं सकता। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वो भी शातिर, ये नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था। लोग पत्थर मारते थे उसे। इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई थी। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम कैश था, जो नहीं इस्तेमाल किया जाता। वो शातिर होता तो कैसे मजनू बन पाता? फरहाद ने शीरी के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर निकाल डाली थी और उसी नहर में उसका लहू बहा था। वो इश्क था। इश्क में कोई फकीर हो गया, कोई जोगी हो गया, किसी माझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया। किसी ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, चालाकी नहीं की। लालच, हवस को और हासिल करने का नाम प्रेम नहीं है। प्रेम समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था, यानी तुम्हारा प्रेम लालच में नहीं था। लड़की अचानक खोसी गई। उसकी खिलखिलाहट और खिलंदड़ापन एकदम से खामोश हो गया। मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा बोल गई, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा भी तुमसे करते हैं। कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएंगी, ना पानी पिएंगी, जबकि तुमको अपने आशिक को आजमा कर देख लेना चाहिए था। ना तो उसकी सेहत पर फर्क पड़ता, ना दिमाग पर। वो बहुत ज़्यादा होशियार है, अपने लिए अच्छा सोच लेता है। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लौंडे लपाटे को प्रेम हो जाता है। वो प्रेम नहीं है, वो सिनेमा जैसा कुछ है, एक तरह की स्टंटबाजी, अलग कुछ करने का फितूर और कुछ नहीं। लड़की का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया। ऐसा लग रहा था वो अब यहाँ नहीं है। उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया। मैं अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगी, लेकिन मन की इंद्रियाँ उसकी तरफ ही थी। थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुँच गई। उसके फ़ोन पर मैसेज टोन बजी। देखा सिम एक्टिवेट हो चुकी थी।
उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझे कहा एक कॉल करना है। मैंने मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल करके कहा सॉरी पापा, और सिसक सिसक कर रोने लगी। सामने से पिता भी फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे। उसने फिर से पिन मांगी। मैंने पिन दी। उसने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दी और पिन मुझे वापस कर दी। दोस्तों, कहानी सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि हम सभी को अपने लड़के लड़कियों को हमेशा सतर्क और सावधान करते रहना चाहिए ताकि उनका कदम गलत दिशा के लिए ना उठ पाए, क्योंकि टीनेज उम्र में हमें उन्हें संभाल कर रखना होता है। और प्यार की बातें करते हो तो ये मेरा दावा है कि माता पिता से ज़्यादा तुम्हें दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। हम इस कहानी के द्वारा सभी बेटियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि मेरी प्यारी बेटियों, ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे कि तुम्हारे माता पिता की पगड़ी समाज में झुक जाए। सतर्क रहना, सावधान रहना, सजग रहना और जिंदगी का सम्मान बनाए रखना। खुश रहो, आबाद रहो। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए और हाँ, अपना बेस्ट सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।